अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दे। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दे। मैं खुद वापस लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दे। अरे मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम। पहले मेरा नाम तो होने दे, पहले मेरा नाम तो होने दे। हेलो स्टूडेंट्स, आ गए आपके राहुल सर अपने चैनल सर्वोदय ग्रुप में। आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और अगर आप ठीक तो राहुल सर भी ठीक। अब पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे औसत दर और तात्क्षणिक दर के बारे में, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब आज की नेक्स्ट टॉपिक, आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ना है बच्चों? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। लिख दे रहा हूं टॉपिक, फैक्टर। फैक्टर भैया, फैक्टर इंटरनेशनल लैंग्वेज है। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये आज की टॉपिक है। तो आप लोग जान गए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। इसके पिछली वीडियो हमने दर की परिभाषा, उसका मात्रक, सूत्र लिखने का तरीका और उसके प्रकार के बारे में आपको बताया था। अब आपको बताऊंगा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि स्टूडेंट जानते हैं आपकी दर, तो आप बताए थे कि एकांक समय में अभिकारक यानी एक यूनिट टाइम हो, उसमें अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। अब वह दर किन किन कारकों से प्रभावित होगी, यानी जो कारक हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो उसकी दर को बढ़ाने वाले हैं और कौन ऐसे कारक हैं जो उसकी दर को घटाने वाले हैं, यानी कि उस कारकों का अभिक्रिया की दर पर क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करना है। तो आइए पहले मैं सभी प्रभावित करने वाले कारकों को लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपसे वन बाय वन यानी एक एक करके आपसे चर्चा की जाएगी, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो आइए, दर यहां लिख रहा हूं, दर मतलब समझ जाइएगा अभिक्रिया की दर है, दर। अब ये देखिए प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, मैं लिख दे रहा हूं सबको, फिर सबके बारे में वन बाय वन करके पढ़ा जाएगा। प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, तो पहला जो है प्रभावित करने वाला कारक भाई, वो पहला प्रभावित करने वाला कारक आपको मैं बताऊं कि वह अभिकारक की प्रकृति है। सबके बारे में वन बाय वन करके मैं बताऊंगा। पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या है स्टूडेंट? अभिकारक की प्रकृति बच्चों, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इंग्लिश लिख देता हूं,
नेचर ऑफ रिएक्टेंट पहला कारक। दूसरा अभिकारक की सांद्रता। क्या बच्चों? अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, ओके। अभिकारक की सांद्रता यानी अंग्रेजी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दूसरा प्रभावित करने वाला कारक। तीसरा है आपका ताप, अंग्रेजी टेम्परेचर। टेम्परेचर। अगला प्रभावित करने वाला कारक जो है इसका दाब, प्रेशर। और अगला जो प्रभावित करने वाला पांचवा कारक है वह भैया है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट। ये रहा। और नेक्स्ट और लास्ट इसको प्रभावित करने वाला कारक जो है भाई, वह जानते हैं क्या है? जान जाएंगे अभी। तो अगला प्रभावित करने वाला कारक सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल। क्या भाई? सतह का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सरफेस। एरिया ऑफ सरफेस। तो ये रहा क्या? दर को प्रभावित करने वाला कारक। तो दर कैसे प्रभावित होती है, किस प्रकार प्रभावित होती है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, इसी चीज के बारे में पढ़ना है। तो ये है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, जिसका नीट में, जेईई में, 12th में, यानी बोर्ड की दृष्टि से भी और कंपटीशन की भी दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आज तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई। तो पहला अभिकारक की प्रकृति मैंने बताया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा अभिकारक की सांद्रता बताया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तीसरा ताप बताया, टेम्परेचर। चौथा दाब बताया, प्रेशर। पांचवा उत्प्रेरक बताया, कैटालिस्ट। और छठा सतह का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सरफेस। अब आपको क्या करना है कि अभिकारक की प्रकृति कैसी होगी तो अभिक्रिया की दर ज़्यादा होगी, कैसी होगी तो अभिक्रिया की दर कम होगी। वही कंडीशन अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर दर क्या होगा, घटाने पर दर क्या होगी। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा दर पर, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ेगा, और सतह के क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चीज के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये प्रभावित करने वाले कारकों का आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं। कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, इसके बाद मैं आगे की टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक स्टूडेंट, ओके। तो आज इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिटा दिया जाए। अब 1 बाय 1 करके एक एक के बारे में आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, पहला हमने क्या बताया था स्टूडेंट्स, अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो आज आप बताइए ना कि जब जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, पहली बात तो अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और जो प्रकृति शब्द है उसका यहाँ पर मतलब है कि अभिकारक कैसा होगा, वह आयनिक होगा कि ध्रुवीय होगा
कि अध्रुवीय होगा। ये सारी चीज़ आप एक 11th के लेसन में पढ़े हैं जिसका नाम केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंध है। जल्द ही कंपटीशन लेवल की उस लेसन की वीडियो भी आपके सामने प्रोवाइड होगी, क्योंकि ज़्यादा दिन से डिमांड है उस लेसन का। तो प्रकृति का मतलब जो रिएक्टेंट है भाई, जो अभिकारक है, वह कैसा है, आयनिक है कि ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है। अब थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ कि आयनिक अभिकारक क्या होते हैं, ध्रुवीय क्या होते हैं और अध्रुवीय क्या होते हैं। फिर आप समझ जाएंगे कि किस टाइप का रिएक्टेंट होगा तो अभिक्रिया तेज होगी और किस टाइप का रिएक्टेंट होगा तो अभिक्रिया स्लो होगी। तो आइए, जैसे आयनिक का मतलब जो आयन, जिसमें आयन हो, जो अभिकारक आयनों से मिलकर के बना हो या जिसमें आयनिक बंध हो। जैसे आप NaCl जानते हैं भाई, NaCl। अब इसमें NaCl अगर जुड़ा है आपस में तो इसके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा, कोई बल होगा जिससे वह जुड़े हैं। ऐसा तो है नहीं कि फेविकोल लगा के आप Na और Cl को चिपका दिए हैं या एक रस्सी से उसको मजबूत जोड़ दे दिए हैं, ऐसा तो नहीं है। जब भी ये जुड़ा है तो इसके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स कार्य किया होगा, कोई बल कार्य किया होगा, तब ये दूसरे के साथ जुड़े हैं। नहीं तो Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है और Cl का परमाणु क्रमांक 17, ये कैसे जुड़े हैं? इनके बीच कोई न कोई अट्रैक्शन फोर्स कार्य किया है। तो Na का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 281 लिखते हैं, ये आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। अब Na ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। तो Na क्या हो जाता है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, धनी है तभी त्याग रहा है, तो इस पर धन आवेश। और 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए यह बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करते हैं सभी लोग, अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, यह पिछली कक्षा में आप पढ़े हैं। अब एक प्लस आवेश, एक माइनस आवेश, तो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जब विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है भाई, तो Na प्लस और Cl माइनस जुड़ करके क्या बना लेगा, NaCl। यानी विपरीत आवेश के कारण इसमें आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसके तहत ये NaCl जुड़ा है। तो इस तरह से जो आयनों में टूट जाएंगे अभिकारक, वो आयनिक अभिकारक होंगे, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बंध बना होगा। एक परमाणु धातु होगा, दूसरा अधातु होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, वह आयनिक होगा। KCl भी हो सकता है। तो ये रहा आपका आयनिक अभिकारक। फिर जब आप बात करेंगे किसकी, जानते हैं स्टूडेंट, जब आप बात करेंगे ध्रुवीय अभिकारक की, किसके, ध्रुवीय और अध्रुवीय अभिकारक की, तो इधर बता दूं, जब इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बंध बनता है तो वह क्या होता है, सहसंयोजी बंध। और उसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। जैसे H और Cl है, ये 2 असमान परमाणुओं के बीच बंध बना है। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक भैया क्लोरीन का है। जब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का, दोनों असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी हुई है। और जब असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझा होता है असमान परमाणु, तो वह ध्रुवीय होता है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा, इस नाते इस पर आंशिक ऋण हो जाता है और इस पर आंशिक धन। 2 ध्रुव हो गए, एक धन ध्रुव एक ऋण ध्रुव। बेशक कंप्लीट चार्ज नहीं है, पार्शियल चार्ज, मतलब आंशिक आवेश है, यहाँ की तरह पूरा नहीं है लेकिन आंशिक आवेश तो है। तो इस तरह से जो कंपाउंड होता है, या HF हुआ, यह जो होते हैं ध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ध्रुवीय अभिकारक हैं, ध्रुवीय अभिकारक। या NO भी हो सकता है, अगर N और O के बीच में बंध बना है तो यह भी ध्रुवीय होगा। और अध्रुवीय, जैसे 2 समान परमाणुओं के बीच आप O2 लेते हैं, F2 लेते हैं, N2 लेते हैं, यानी जो साझा हुआ है इलेक्ट्रॉन का, डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का साझा, और यहाँ पे अगर संरचना बनाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा, यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो जो साझेदारी हुई है समान परमाणुओं के बीच अगर होगी तो वह क्या होगा भाई,
वह होगा आपका अध्रुवी, क्योंकि इसमें धन और ऋण ध्रुव नहीं है, तो यह अध्रुवी होगा। यह अभिकारक कैसे होंगे? अध्रुवीय। अब आप समझ गए कि आयनिक क्या होता है? जिसमें पूर्ण आयन हो। ध्रुवी यानी जिसमें दो ध्रुव हों, यानी कि ऐसे परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है जिसमें एक की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा हो और एक की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम हो। इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा तो आंशिक ऋण आवेश, इसकी कम तो आंशिक धन आवेश। तो दो ध्रुव यानी ध्रुवीय यौगिक है। समान परमाणु होंगे, दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बराबर होगी तो वह अध्रुवीय होगा। बात समझ में आई? आयनिक क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, अध्रुवीय क्या होता है। अब यही आयनिक अभिकारक होगा तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, और ध्रुवीय अध्रुवीय होंगे तब क्या होगा, यही आपको बताना है। तो मैं बताया था जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह तीव्र होती हैं, और आपसे ये भी कहा था कि उनको पूरा होने में 10 के पावर -6 से 10 के पावर -14 सेकेंड तक ही समय लगता है। यानी जिसमें आयन होगा वह अभिक्रिया तेज होगी, यानी ध्रुवीय और आयनिक अभिकारकों के बीच जो अभिक्रिया होगी वह तीव्र होगी, क्योंकि उसमें आयनों के बीच आकर्षण होगा, प्रबल आकर्षण बल कार्य करेगा। और अध्रुवीय अभिकारकों के बीच जो होने वाली अभिक्रिया की दर होती है वह स्लो होगी, क्योंकि उसमें आणविक प्रकृति की होंगी, उसमें आयन नहीं होगा। और एक बात और जान लीजिए कि आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हो उसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए प्रकार के बंधों का निर्माण होता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो तो जो अभिक्रिया की दर है वह पुराने बंधों के टूटने की प्रकृति और नए बंधों के बनने की प्रकृति पर निर्भर करती है। समझ गए बात? पुराने बंधों के टूटने की प्रकृति और नए बंधों के बनने की प्रकृति पर निर्भर करती है क्या? अभिक्रिया की दर। तो आयनिक होगा तो आयनों में टूट जाएगा, ध्रुवीय होगा तब भी आंशिक आयन में टूट जाएगा और जल्दी से उत्पाद बना लेगा। तो आप कह सकते हैं कि आयनिक और ध्रुवीय अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया की दर तेज होती है और अध्रुवीय अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया की दर स्लो होती है। बस एक चीज आप समझने की कोशिश करिएगा कि अगर अभिकारक आयनिक होगा या ध्रुवीय होगा तो अभिक्रिया तेज, क्यों? क्योंकि इसमें आयन है और आयनों के बीच जल्दी से अपने आयनों में टूट जाएंगे और प्रबल आकर्षण के कारण एक नए कंपाउंड का निर्माण कर देंगे। ऐसा हमने आयनिक अभिक्रिया में बताया था। इसमें कोई आवेश नहीं होता है, इस नाते यह जो अभिक्रिया अध्रुवीय अभिकारकों के बीच होगी वह अभिक्रिया थोड़ा स्लो होगी। कैसी होगी स्टूडेंट? थोड़ा सा स्लो होगी। इस नाते आप कह सकते हैं कि जो आयनिक अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया की दर होती है वह आयनिक अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया की दर स्लो नहीं तेज, और अध्रुवीय अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया की दर स्लो होती है। तो चलिए कोई अभिक्रिया एक बता देते हैं। आइए आपको हम बताएं। अब जैसे मान लीजिए कि यह एक अभिक्रिया है, आप जानते हैं, सपोज करिए NaCl ही है प्लस और AgNO3 है, AgNO3। अब आप जानते हैं टूटेगा तो Na प्लस होगा और Cl माइनस, यह Ag प्लस होगा और भाई NO3 माइनस। अब बताइए Na प्लस NO3 माइनस के साथ तो ये हो जाएगा NaNO3 प्लस AgCl। अब इसमें आयनिक कंपाउंड था, बहुत तेज अभिक्रिया होगी, इसको द्रुत अभिक्रिया भी कहते हैं। ये बंध कैसे टूट रहा है और नया बंध कैसे बन रहा है इसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। तो आयन है तो जल्दी से Na प्लस NO3 के साथ आकर्षण करके NO3 बना लेगा और Ag प्लस और Cl माइनस मिलकर के AgCl बना लेगा। बात समझ गए? चलिए अब जैसे मान लीजिए एक और अभिक्रिया लेते हैं। आप जानते हैं 2NO, आपको पहले मैं लिख दे रहा हूँ एक चीज कि जो अभिकारक की प्रकृति हमने क्या बताया था कि आयनिक, पूरा का निष्कर्ष आयनिक और ध्रुवीय अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया की दर तेज यानी अधिक और अध्रुवीय अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया की दर कम यानी स्लो होती है। क्यों?
क्योंकि ध्रुवीय और आयनिक में आकर्षण बल कार्य करता है, जल्दी से बंध टूटते हैं और नए प्रकार के बंध बन जाते हैं, और इसी पर निर्भर करती है अभिक्रिया की दर कितना तेज होगी। और अध्रुवीय में आयनिक नहीं होता, वो आणविक होती है, इस नाते उसकी दर स्लो होती है। तो स्टूडेंट लिख देता हूं पहले, आयनिक तथा ध्रुवीय, आयनिक तथा ध्रुवीय अभिकारकों, आयनिक तथा ध्रुवीय अभिकारकों के बीच, आयनिक तथा ध्रुवीय अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया की दर अधिक, क्यों अधिक हमने आपको बता दिया, क्योंकि आयन होते हैं इसमें, तथा अध्रुवीय अभिकारकों के बीच, अध्रुवीय अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर कम यानी स्लो होती है। का मतलब समझ गए? अभिकारक अगर आयनिक तथा ध्रुवीय का मतलब आयनिक आयनिक के बीच में होगा, या ध्रुवीय ध्रुवीय के बीच में होगा, या आयनिक अभिकारक होगा ध्रुवीय अभिकारक होगा, तो उसके बीच होने वाली अभिक्रिया की दर ज़्यादा होगी, क्योंकि आयन होते हैं। और अध्रुवीय अभिकारक होता है तो उसमें कोई आयन नहीं, कोई ध्रुव नहीं, इस नाते उसके बीच होने वाली अभिक्रिया की दर कम होती है। समझ गए? एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, चलिए। 2NO एक गैसियस स्टेट प्लस O2, ए भी गैस अवस्था में होता है, आप जानते हैं। अब ए मान लीजिए बना रहा है 2NO2, ए भी गैस अवस्था में, किस अवस्था में? गैस अवस्था में। यह एक अभिक्रिया हुई। दूसरा इसी टाइप की मैं अभिक्रिया लिखता हूँ, 2CO, ए भी गैस अवस्था में, प्लस O2 भी गैस अवस्था में। क्या बना लिया? 2CO2, ए भी किस अवस्था में भाई? गैस अवस्था में। बात समझ गए? अब देखिए कौन तेज होगी अभिक्रिया, कौन स्लो होगी। आप जानते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर ज़्यादा होगा वह अभिक्रिया फास्ट होगी। और आप बहुत पहले से पीरियाडिक टेबल में ही पढ़ते हैं, FON इनको दुष्ट तत्व कहा जाता है, क्योंकि जहाँ कहीं रहते हैं दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हैं, यानी इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। और जब विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी भाई, तो इनके बीच होने वाली अभिक्रिया की दर तेज होगी, क्योंकि दोनों दुष्ट का दुष्ट से पाला पड़ा है, देखो O का N से। तो यह जो अभिक्रिया है वह कैसी होगी? फास्ट होगी, यानी तेज होगी। और ये जो है यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकताओं का जो अंतर है वह अंतर बहुत कम है। इस नाते अंतर कम होने के कारण, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है, O की तो है अधिक लेकिन इसकी कम है, ये बेचारा संतोष करेगा अगर इसके इलेक्ट्रॉन को खींच भी लेगा तो। इस नाते इसकी अभिक्रिया की दर क्या है? वेरी स्लो है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर अभिकारक आयनिक होगा या ध्रुवीय होगा तो ऐसे अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया की दर फास्ट होगी, और अगर अध्रुवीय अभिकारक होगा तो ऐसे अभिकारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया की दर स्लो होगी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में लेक्चर बड़ा हो जाता है, इस नाते 1 बाय 1 करके मैं अगली वीडियो में आपको शेष चीज़ें प्रोवाइड करता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बस सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाइएगा, वहां आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहां से आप पीछे की सारी वीडियो को देख सकते हैं, एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। आज की टॉपिक यही ख़त्म करते हैं। सारे कारक हमने लिखा था, अब
एक आपको आज बताया अभिकारक की प्रकृति। नेक्स्ट अगला अभिकारक की सांद्रता का प्रभाव अगली वीडियो में आपके सामने मैं प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में लगे रहें, ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय स्टूडेंट्स, धन्यवाद।